जय हिंद। कल हम आपको बता दिए थे प्राग ऐतिहासिक के बारे में पूरी तरह से बता दिए थे। इसमें कुछ सवाल कुछ प्रश्न बच चुका था, वो हम आपको आज क्लियर कर देते। आज पूरी तरह से प्राग ऐतिहासिक कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, हम आपको आज वो क्लियर करा देते हैं। क्या था? हिस्ट्री। ये हम बताए थे कल आपको। हिस्ट्री को 3 खंड में बांटा गया था। एक था प्राग ऐतिहासिक, एक आद्य ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। इसमें पाषाण काल, यानी कि इसको पाषाण काल कहा गया क्योंकि इसमें पत्थर का खोज हो चुका था। इसको कांस्य युगीन, कांसा का खोज हो चुका था, इसलिए कांस्य युगीन। इसमें लोहा का खोज हो चुका था, इसलिए लौह युगीन। मिलने वाले धातु के आधार पर बांटने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? थॉमसन जो थे वह मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास को 3 वर्गों में बांटे थे। अब हम आपको इसमें कुछ प्रश्न अलग से प्रश्न आते हैं। वो क्या होते हैं कि जॉन ब्रूस विश्व के पुरातात्विक प्लस भूगर्भ, विश्व के पुरातात्विक थे। विश्व के पुरातात्विक यानी कि पुराने चीज़ों की जानकारी रखने वाले। तो ब्रूस थे, पुराने चीज़ों की जानकारी रखने वाले थे, वो विश्व के थे। अब भूगर्भ, स्वाभाविक बात है, जो पुरातात्विक होगा वो तो नीचे माने भूगर्भ, ऊपर की चीज़, पृथ्वी के ऊपर की चीज़ को जानकारी नहीं न रहेगा, उसको तो भूगर्भ यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ माने भूमि के गर्भ, पृथ्वी के नीचे खोद खाद के निकालने वाला चीज़ भूगर्भ। उसके बाद कनिंघम, भारत के भी, जब विश्व के ब्रूस थे तो भारत के भी पूछ सकता है। कनिंघम थे भारत के पुरातात्विक। तीसरा कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है? डेनमार्क में। कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है? डेनमार्क में कोपेनहेगन संग्रहालय है। इसमें विश्व के जितने भी पुरातत्व है, पुराना चीज़ जो खोद करके निकाला गया है, वो सब यहाँ उपस्थित है। विश्व के पुरातात्विक यहाँ है, पुरातात्विक। उसके बाद जब विश्व के पुरातात्विक कोपेनहेगन है, तब भारत में भी तो कोई पुरातात्विक होगा, तो वो भारत के पुरातात्विक हैं। भारत के पुरातात्विक भोपाल में है मानव संग्रहालय। भोपाल में है भारत के पुरातात्विक संग्रहालय है। ये है, इसका नाम है मानव संग्रहालय। इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रखा गया। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रखा गया है। मानव संग्रहालय भारत के सबसे बड़ा संग्रहालय मानव संग्रहालय, भारत के सबसे बड़ा संग्रहालय मानव संग्रहालय। उसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख दिया गया है। ये कहाँ है? भोपाल में। कहाँ? भोपाल में। अब ये जो है मानव संग्रहालय, वो किस संस्कृति के अंतर्गत आता है? तो यह जो है आता है संस्कृति मंत्रालय। किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ये तो हुआ, ये तो बाहरी प्रश्न हुआ। ये सब बराबर यही सब पूछा जाता है। तो जॉन ब्रूस विश्व के पुरातात्विक, आपको पूछा जाए विश्व के पुरातात्विक जॉन ब्रूस क्या है? तो विश्व के पुरातात्विक प्लस भूगर्भ वैज्ञानिक है।
जॉन ब्रूस विश्व के पुरातात्विक प्लस भूगर्भ वैज्ञानिक है। कनिंघम भारत के पुरातात्विक कौन है? तो कनिंघम है। कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है? तो डेनमार्क में है। विश्व के पुरातात्विक विश्व के संग्रहालय कहाँ है? तो डेनमार्क में है। नाम क्या है उसका? तो कोपेनहेगन। भारत का संग्रहालय कौन है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। अभी क्या था? मानव संग्रहालय था, नाम बदल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। कहाँ है? भोपाल में। किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो संस्कृति मंत्रालय। किस मानव गांधी संग्रहालय किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो संस्कृति मंत्रालय। नाम बदल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। कहाँ है? तो भोपाल में। ये तो हुआ। उसके बाद हम पढ़ते हैं पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। इस पाषाण काल के बारे में आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं पूरी तरह से। कल ही बता चुके थे, लेकिन कुछ प्रश्न इसमें रह चुका है। हम चाहते हैं कि पूरा प्रश्न, जो भी प्रश्न आपको आवश्यकता की हो, वो सारा प्रश्न हम कराते जाएं, कुछ भी न छूटे। हाँ, कुछ दिक्कतें होगी, लेकिन हर भी दिक्कत को हम चाहते हैं आपको सही करते जाएं। अब हम जानते हैं पाषाण काल में मेनली किस चीज़ का खोज हो चुका था? कौन सा धातु? तो पत्थर का। इसीलिए इसे पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक को तो पाषाण काल कहा गया था। पाषाण काल को मेनली 4 भाग में बांटा गया था। पहला पूरा पाषाण काल। मेनली सबसे ज़्यादा इसमें याद रखने की चीज़ है आग। पूरा पाषाण काल में आग का खोज हो चुका था। आग का खोज किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। आग का खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी यही है, पूरा पाषाण काल में आग का खोज हो चुका था। दूसरा मध्य पाषाण। तीसरा नव पाषाण काल। चौथा ताम्र पाषाण काल। अब ये देखेंगे, नव पाषाण काल में हमको क्या था कि पशुपालन यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। पशुपालन यहाँ से, सबसे पहला पशु क्या था? कुत्ता। और नव पाषाण काल में पशुपालन शुरू हो चुका था। लेकिन मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन के साक्ष्य हमें मिलने लग जाते हैं। मध्य पाषाण काल से ही हमको पशुपालन का साक्ष्य हमको मिलने लग जाते हैं। पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिलने लग जाते हैं? तो मध्य पाषाण काल से हमको पशुपालन का साक्ष्य मिलने लग जाते हैं। नव पाषाण काल में पशुपालन का, यहीं पे क्या हुआ था? कृषि का खोज हो चुका था। कृषि यहीं से होना स्टार्ट, सबसे पहले कृषि नव पाषाण काल से ही कृषि स्टार्ट हो चुका था। अब कृषि से मिलने प्रश्न कैसे होते हैं? कृषि से बहुत ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, और कैसे रहते हैं हम आपको बताते हैं। कृषि से आपको कैसे प्रश्न रहेंगे? कृषि सबसे पहले कृषि हुआ था तो गेहूं और जौ का। हम उस दिन बताए थे आपको, सबसे पहले कृषि किस चीज़ का हुआ था? कृषि यानी कि खेती, वह गेहूं और जौ का। जौ कहाँ मिला था? आपको बताए थे ईरान में। गेहूं कहाँ मिला था? मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तो सबसे पहले कृषि में गेहूं और जौ हुआ था। तो जौ मिल ईरान में पाया गया था। ईरान में जौ का साक्ष्य मिला है कि जौ वहाँ पे होता था। गेहूं का साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला था। कितना वर्ष पहले? 7 के BC, 7000 वर्ष पहले हमको गेहूं का साक्ष्य यानी कि मिला था। उसके बाद एक और जगह था कोल्डिहवा, वहाँ पे चावल का साक्ष्य मिला है। चावल यानी कि धान का, चावल का साक्ष्य मिला है। कहाँ? कोल्डिहवा में। ये हमको पड़ता है MP, माने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। कोल्डिहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। UP लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश।
ये जो है कृषि में मेनली सबसे ज़्यादा जौ कहाँ हुआ, ईरान में। गेहूँ कहाँ हुआ, मेहरगढ़ में। चावल कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद एक और बात यहाँ पे है, एक जगह था लेहुरा देव, एक जगह था लेहुरा देव, वहाँ पे चावल का साक्ष्य मिला। यह है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे चावल का साक्ष्य मिला। ये जो था 8 के वर्ष पहले। अगर हमको ऑप्शन में आपको पूछा है सबसे पहले कृषि कहाँ हुआ, तो अगर मेहरगढ़ ऑप्शन में रहता है तो हम मेहरगढ़ में मार देंगे, नहीं तो लोहिरा दे मारेंगे। सबसे पहले कृषि यहाँ पे मेहरगढ़। अब हम देखते हैं इस नवपाषाण काल में कृषि था। तो कृषि इस प्रकार से, नवपाषाण काल में कृषि के अंतर्गत ही हमको एक चीज़ और मिला था। कृषि के अंतर्गत ही एक चीज़ और मिला था, जो घड़ा का उपयोग, घड़ा का आविष्कार हो चुका था, जिसको मनका कहते हैं, मृद भांड हम जिसको कहते हैं। तो मृद भांड जिसको हम कहते हैं मृद भांड, तो मृद भांड भी तो कहीं मिलेगा। मृद भांड जो था इसको रंगा गया, इसी को रंगा गया था गेरू वर्ण रंग होता है, तो इसको इसीलिए मृद भांड को गेरू वर्णीय कहते हैं। मृद भांड को गेरू वर्णीय कहते हैं। अब इस मृद भांड तक भाई कहीं तो मिलेगा ना, मृद भांड मिला कहाँ, तो मृद भांड हमको मिला है सबसे ज़्यादा, ये साक्ष्य मिला है हमको कहाँ, हस्तिनापुर से सबसे ज़्यादा मृद भांड कहाँ मिला है, हस्तिनापुर से मिला है। अब देखिए, अब ताम्रपाषाण को चिल्कोलिथ कहा गया। चिल्कोलिथ क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे तांबा बहुत ज़्यादा मिला। टीथ माने होता है ढेर, चिल्को होता है तांबा का ही अयस्क, माने तांबा को ही चिल्कोलिथ कहा जाता है। तो लिथ माने कि ढेर होता है। यहाँ पे नवपाषाण। अब इसमें मध्यपाषाण काल में हम जाने थे, एक बार अंत्येष्टि का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था, हम बताए थे। मध्यपाषाण काल में अंत्येष्टि का कार्यक्रम यानी कि जलाने, दफनाने, ये सब कार्यक्रम आपको स्टार्ट हो गया था मध्यपाषाण काल में। अब आप बताइए, सोचने वाली बात है, यदि मध्यपाषाण काल में जलाने का काम या दफनाने का काम हो गया था, तो इस काल में आपको ढेर हड्डी सबके मिलेगा या इस काल में मिलेगा? ये तो इस काल में मिलेगा जा करके। इसको अब जो काम स्टार्ट होता है उसी समय नहीं मिलता है, जो काम स्टार्ट होता है जस्ट उसी समय नहीं मिलता, उसके बाद मिलता है। तो यहाँ पे अंत्येष्टि का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था मध्यपाषाण काल में, तो यहाँ पे जा करके नवपाषाण काल में लाशों का ढेर मिला है, लाशों का ढेर हमको मिला। तब लाशों का ढेर मिलेगा, लाशों का ढेर मिलेगा, तो लाश को क्या कहें, लाश का ढेर माने हड्डियों का ढेर, लाशों का ढेर के मतलब हड्डियों का ढेर। विशाल 100, तो 100, अब इसको बाद इसीलिए विशाल 100, यहाँ पे लाशों का ढेर विशाल 100, और विशाल को कहते हैं मेघा, इसीलिए इस काल को हम मेघालिथ कहते हैं। इसीलिए इस काल को क्या कहते हैं, मेघालिथ कहते हैं। मेघालिथ किस काल को कहा जाता है, नवपाषाण काल को, चिल्कोलिथ ताम्रपाषाण काल को, और उसके बाद मध्यपाषाण काल को क्या कहते हैं, मैक्रोलिथ इसको क्यों कहा जाता है, इस काल को मैक्रोलिथ कहा जाता है। इस काल को मैक्रोलिथ कहा जाता है। लिथ यानी कि पत्थर, मैक्रो माने छोटा, सबसे बड़ा हथियार। इसमें तो पत्थर के हथियार थे, तो सबसे बड़ा थे। इसमें तीनों में तो पत्थर था, इसमें ही पत्थर का उपयोग, इसमें ही पत्थर का, लेकिन इसके हथियार थे पत्थर का बड़ा हथियार था, इसमें छोटे हथियार थे, इसीलिए इसको मैक्रोलिथ कहा गया। इसमें नवपाषाण काल में विशाल 100 का भंडार मिला, विशाल 100 का माने मिला है किसी जगह पे, तो वहाँ पे उसको मेघालिथ कहा गया। ताम्रपाषाण काल को चिल्कोलिथ कहा गया। हमको मृद भांड कहाँ मिला है, हस्तिनापुर में। कृषि से हम याद रखेंगे, जौ ईरान में मिला,
गेहूं का साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला, चावल का साक्ष्य कोल्डिबा मिला। ज़्यादा आप मेहरगढ़ को ही याद रखें। अब मेहरगढ़ एक ऐसा जगह था, वह तीनों काल, इस चारों काल में मिला गया। मेहरगढ़ ऐसा जगह था, इस चारों काल में मिला गया। आपको पूछा जाएगा प्रश्न कि वैसा स्थान, वैसा जगह जो तीनों काल में मिला है, तो मेहरगढ़। कृषि कितना वर्ष पहले हुआ? 7000 वर्ष। लहौरादे में चावल का खेती का साक्ष्य मिला है, 8000 BC पर पहले मिला। अब हम कुछ खेती से और प्रश्न जान जाते हैं। कुछ खेती से सबसे पहला पशु क्या था? कुत्ता। कृषि से हम आपको और प्रश्न जान जाते हैं। कृषि से और प्रश्न, खेती। मध्य पाषाण काल में खेती के साक्ष्य, खेती स्टार्ट हो चुका था, साक्ष्य मिले, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से खेती हमको कहाँ मिले हैं? नवपाषाण काल में। खेती का साक्ष्य मिलने लगा है मध्य पाषाण काल से। आपको पूछा जाएगा खेती के साक्ष्य कब से मिलने लगे हैं, तो आपको वहाँ पे मध्य पाषाण काल बोलना होगा। लेकिन व्यवस्थित ढंग से खेती का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो नवपाषाण काल से। तो मध्य पाषाण काल से आपको याद रखिएगा, एक जगह है आदमगढ़, एक जगह है बागोर, और एक जगह है सराय बहादुरगढ़। आदमगढ़ है MP मध्य प्रदेश में, ये बागोर है राजस्थान में, और ये है उत्तर प्रदेश में। आपको ये दोनों ज़्यादा जरूरी नहीं है, थोड़ा आपको पूछा जाएगा मध्य पाषाण काल में खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़। मध्य पाषाण काल में खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ में। नवपाषाण काल में देख लेते हैं। नवपाषाण काल में आपको खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले? एक तो मेहरगढ़, ये तो जानते हैं, एक तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में, और एक लेहुरादेव, अभी जस्ट बताएं, लेहुरादेव आपको बताए थे। कहाँ है? लेहुरादेव MP। तो आपको पूछा जाएगा व्यवस्थित ढंग से खेती कहाँ मिला है? तो नवपाषाण। खेती का शुरुआत कहाँ से हो चुका था? तो मध्य पाषाण में खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। नवपाषाण में खेती का साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। ज़्यादातर याद रखेंगे, ये लेहुरादेव बाद में 8000 ईसा पूर्व में लेहुरादेव में हुआ था, लेकिन मेहरगढ़ ज़्यादातर पूछा जाता है। नवपाषाण काल में मेहरगढ़ से सबसे ज़्यादा खेती के साक्ष्य हमको मिले हैं। उसके बाद हड्डी का साक्ष्य, सबसे ज़्यादा हड्डी का जो था, हड्डी का भंडार तो यहाँ मिला। लेकिन मध्य पाषाण काल में हमको हड्डी का जो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सो हम आपको बताते हैं। हड्डियों का मध्य पाषाण काल में हड्डियों, एक जगह था दमदमा, यूपी में पड़ता है, यूपी। यहाँ से हड्डियों का ढेर मिला है, 100 हड्डियों का ढेर, माने कि 100 मिला है। लेकिन वही में एक जगह था
महदहा, ये भी यूपी में था। यहाँ पे हड्डियों के औजार मिले, हड्डियों का औजार, औजार, तो हड्डियों के औजार यहाँ से मिले। अब इस प्रकार से आपको पूरी तरह से हम आपको प्राग ऐतिहासिक जो होता है पूरी तरह से हम आपको ख़त्म कर चुके हैं। लिखित रूप से वैसा कालखंड जिसमें लिखित स्रोत मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, लिखित स्रोत मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, वह कालखंड क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक। वह क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक। पाषाण, सबसे लंबा कालखंड पूरा पाषाण काल, सबसे लंबा कालखंड पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें मेनली पत्थर का खोज हो चुका था। आद्य ऐतिहासिक को हम कांस्य युग कहते हैं क्योंकि उसमें कांसा का खोज हो चुका था, और ऐतिहासिक को लौह युगीन कहते हैं क्योंकि उसमें लोहा का खोज हो चुका था। उसके बाद बहुत सारे प्रश्न हैं। मिलने वाले धातु के आधार पर, मिलने वाले धातु के आधार पर त्रियुगीन विभाजन, मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास के त्रियुगीन विभाजन करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो थॉमसन, जे थॉमसन, सर जॉन थॉमसन, थॉमसन से याद रखेंगे। उसके बाद लिखित आधार पर, मिलने वाले धातु के आधार पर त्रियुगीन विभाजन किसने किया? तो थॉमसन। लिखित आधार पर इतिहास को बांटने वाले विज्ञान का क्या नाम था? ब्रूस। सबसे लंबा कालखंड पूरा पाषाण काल। पशुपालन के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलने लग गए हैं? पशुपालन के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलने लग गए हैं? मध्य पाषाण काल से। पशुपालन के साक्ष्य हमको मध्य पाषाण काल से मिलने लग गए हैं। कृषि के साक्ष्य भी मध्य पाषाण काल से मिलने लगे, लेकिन व्यवस्थित ढंग से कृषि कहाँ से मिले हैं? तो नवपाषाण काल में। सबसे पहला कृषि, सबसे पहले क्या चीज़ कृषि हुआ? गेहूँ और जौ का। जौ कहाँ हुआ? तो ईरान में। गेहूँ मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान में। लेहरादेव में क्या चीज़ के कृषि का साक्ष्य मिला है? तो चावल का। लेहरादेव में किस चीज़ की कृषि का साक्ष्य मिला है? चावल का। कितना वर्ष पहले? तो 8000 वर्ष पहले। हड्डियों का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है? तो महदहा से। हड्डी के औजार कहाँ मिले हैं? हड्डियों के औजार कहाँ मिले हैं? महदहा से, मध्य पाषाण काल में। हड्डियों के औजार मध्य पाषाण काल में महदहा से मिले हैं, लेकिन हड्डियों का 100 का ढेर मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। सबसे पहला पशु, जब हम पालने में सबसे पहला पशु कुत्ता, सबसे पहला पशु कुत्ता, सबसे पहला पशु कुत्ता। लेकिन पशुओं के साक्ष्य हमको मध्य पाषाण काल से मिलने लग गए हैं, लेकिन अच्छी तरह से पशु हमको कहाँ मिले हैं? नवपाषाण काल में। उसके बाद कोल्डिहवा में हमको क्या मिला है? चावल की साक्ष्य। कोल्डिहवा में क्या मिला है? चावल का साक्ष्य। कोल्डिहवा में चावल का साक्ष्य। गेहूँ कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में। मृद भांड को क्या नाम कहा गया है? गेरुवर्णीय। गेरुवर्णीय मृद भांड को ही कहा जाता है। गेरुवर्णीय कहाँ मिले हैं? हस्तिनापुर में। सबसे ज़्यादा गेरुवर्णीय वहीं मिले हैं, हरियाणा में। हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। चावल का साक्ष्य लेहरादेव, उत्तर प्रदेश में। सॉरी, लेहरादेव हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। मानव का कंकाल कहाँ मिला है? मानव का, कल बताए थे, मानव का कंकाल कहाँ मिला है? मानव का कंकाल हमको मिला है पल्लवरन, मद्रास। मानव का कंकाल पल्लवरन, मद्रास। गुफा चित्रकारी था, चित्रकारी कहाँ देखने को मिला है? भीमबेटका। चित्रकारी कहाँ देखने को मिला है? भीमबेटका। चित्रकारी कहाँ देखने को मिला है? भीमबेटका। वह चित्रकारी कैसा थी? गुफा चित्र, गुफा में बैठ करके चित्र बनाया करते थे। तो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। पर्वत विंध्याचल पर्वत, घाटी नर्मदा घाटी,
उसके बाद एक और प्रश्न है, गर्त आवास। गर्त आवास कहाँ देखने को मिले हैं? बुर्ज होम कश्मीर में। गर्त आवास कहाँ देखने को मिले हैं? बुर्ज होम कश्मीर में। गर्त आवास का मतलब हम आपको बताए थे, गड्ढा माने धरती के अंदर गड्ढा को एकदम पूरा मिट्टी निकाल करके गड्ढा खन के उसके बाद उसमें रहना, क्योंकि वो ठंडा से बचने के लिए उसमें रहा करते थे आदि मानव, क्योंकि अब उसके पास रहने के लिए घर तो था नहीं, इसीलिए उसी में रहा करते थे। कोपेनहेगन क्यों प्रसिद्ध है? दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है? कोपेनहेगन। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कोपेनहेगन। कहाँ है? डेनमार्क में। डेनमार्क कहाँ है? यूरोप में। यूरोप महादेश में डेनमार्क पड़ता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कोपेनहेगन। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय नाम बदल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। उसके बाद कनिंगम, भारत के पुरातात्विक विद्वान जो क्या कहते हैं, भारत के पुरातात्विक कौन थे? कनिंघम। विश्व के पुरातात्विक ब्रूस। विश्व के पुरातात्विक ब्रूस। मैं क्यूरी का कहना था, इतिहास एक विज्ञान है, न इससे ज़्यादा न इससे कम। क्यूरी का कहना था। हम आपको पाषाण काल जिसको कहते हैं, पाषाण काल में जितना है हम आपको सारा कुछ बता चुके थे। अब इससे अधिक प्रश्न आपको नहीं रहता है। अब हम देखेंगे, होगी तो कल हम आपको ज्योग्राफी का क्लास लेकर आएंगे। उसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक देख लेंगे। ठीक, जय हिंद।